हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर सब। तो हमारा आज का लेक्चर है ऑन द चैप्टर फोर्स। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है कौन साइंस फिजिक्स बुक्स के अकॉर्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिकली फोर्स होती क्या है? तो आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में फोर्स इज ए पुश और पुल, जिस वजह से आप किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हो या उसका शेप या साइज चेंज कर सकते हो। किसी बॉडी को मोशन में भी ला सकते हो और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में भी ला सकते हो फोर्स लगाने से। ठीक है, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मोशन है। एक है ट्रांसलेशनल या फिर इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी पर आपने फोर्स लगाई और वो बॉडी उसी डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो तब हम क्या कहेंगे? कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन। जैसे कि ये एक बॉल है, इस सरफेस पे पड़ी है। ओके, आपने इस बॉडी पर लगाई फोर्स, ये बॉल ने स्टार्ट कर दिया मूव करना, मोशन में आ गई और ये आगे को चलती गई एक स्ट्रेट लाइन में। वर्ड से ही क्लियर है, लीनियर मीन्स इन अ लाइन। जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी एक ही डायरेक्शन के अलोंग, तो तब हम क्या कहेंगे? कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई? रोटेशनल मोशन तब होता है, यही बॉडी अगर एक पॉइंट पर पाइवटेड है, मतलब पाइवटेड मतलब यहां पर फिक्स्ड है, वो हिल नहीं सकती यहां से, तो तब ये बॉडी क्या करेगी? आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाई, ये बॉडी वही रोटेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं सकती। जैसे आपके साइकिल का व्हील पाइवटेड होता है, वो बीच में से, तो वो आगे तो जाता रहता है लेकिन अपनी ही एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। ओके, ये बॉल यहाँ से पाइवटेड है, ये व्हील है यहाँ से पाइवटेड है, तो ये यहीं पर रोटेट करेगा इसी के अलोंग। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी फिक्स्ड होती है एक जगह से, पाइवटेड होती है, उसी एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। अगर वो आगे को जा रही है तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है अभी मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ। अब ये क्या होती है? मूवमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट। मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहा जाता है। ये क्या होती है? मान लो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड। ओके, ये यहां से पाइवटेड है, मतलब यहां से फिक्स्ड है। आपने इस बॉडी पर यहां पर फोर्स लगाई कुछ ऐसी, हम इसका लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये डी है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड द फोर्स अप्लाइड। और ये बॉडी यहाँ से पाइवटेड है, तो आपने यहाँ से फोर्स लगाई तो ये आगे तो मूव नहीं करेगी। पाइवटेड है, इसका मतलब लीनियर मोशन तो भाई इसमें नहीं होगा। तो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। तो ये बॉडी यहाँ कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी? रोटेट करना शुरू कर देगी। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मूवमेंट।
ये टर्न कर रही है, ये इसका क्या हो गया, इस बॉडी का टर्निंग इफेक्ट। तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसके दो फोर्सेस पे इफेक्ट करता है। एक तो आपने फोर्स कितनी लगाई, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसपे ये डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट। एक तो हो गया फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड की कितनी फोर्स लगाई आपने, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे ये बॉडी उतना ज्यादा टर्न करेगी, उतना ज्यादा रोटेट करेगी। और सेकंड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही टर्निंग इफेक्ट, उतनी आपको फोर्स कम चाहिए उस बॉडी को टर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है, डोर, डोर ले लो आप। आपको जो डोर होता है कुछ ऐसे पाइवटेड होता है, इस साइड से ये डोर क्या है, पाइवटेड है, आगे तो जा नहीं सकता, लीनियर मोशन तो हो नहीं सकता इसमें। डोर का हैंडल हमेशा यहां पर क्यों होता है, टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए और हमें कम फोर्स लगानी पड़े इस डोर को टर्न करने के लिए। समझ में आ रही है बात। मान लो अगर आपका डोर का हैंडल यहाँ पर होता, इसके एजेस के पास, पाइवटेड पॉइंट के पास, तो आपको क्या करना पड़ता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाता, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती उस डोर को टर्न करने के लिए। इसीलिए ये हैंडल यहाँ पर होता है, ताकि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और आपको कम फोर्स लगानी पड़े उसको टर्न करने के लिए। करके देख लेना चाहे, यहाँ पर कुछ पाइवटेड पॉइंट के पास में फोर्स लगाना डोर को खोलने के लिए, आपको ज्यादा फोर्स लगेगी उस डोर को टर्न करने के लिए। ओके, एक और एग्जांपल है, ये जो स्पैनर होता है इसका ये इतना लंबा क्यों होता है, जो स्पैनर का हैंडल है वो इतना लंबा क्यों होता है, क्यों, टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो और नट खोलने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़े। तो यही बेसिकल रीजन है इसका। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला क्या है भाई इसका। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप कहते हो टॉर्क, उसका फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो टॉर्क की क्या यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन है, जो रिलेशन है वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया टोटल, 5 + 2 7, 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये होता है 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। इसको याद करना हो, नोट भी कर सकते हो आप। तो हमारे पास दो मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। या तो बॉडी पाइवटेड है वो बॉडी एक साइड से, या तो वो बॉडी ऐसे मूव करेगी, या वो बॉडी ऐसे मूव करेगी। दो ही तो ऑप्शन है उसके पास, क्योंकि
ये जो सर्कुलर बॉडी है बीच में से तो पाइवटेड है, या तो ऐसे मूव करेगी या फिर वो ऐसे मूव करेगी, दो ही ऑप्शन है उसके पास। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होती है उसको माना जाता है नेगेटिव। तो हम एक क्वेश्चन है कि हम कैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं किसी बॉडी का। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, पहले तो हमारे पास कितनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, किस किस डायरेक्शन में वो बॉडी रोटेट कर सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज। लेकिन हम इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास दो फैक्टर्स है, दो मेथड है जिसके तहत हम ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। या तो आप अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दो। मान लो कि ये फोर्स पहले यहाँ लग रही थी, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, तो बॉडी कैसे रोटेट कर रही थी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। आपने इस बॉडी का, आपने इस पोल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया। आपने बोला भाई मैंने यहाँ पर फोर्स नहीं लगानी, मैं तो ऊपर लगाऊंगा फोर्स, तो आपने इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये कर दिया। डायरेक्शन सेम है, अगर इधर नीचे लगाओगे तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ऊपर लगाओगे तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। आपने जस्ट किया ही क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, उसकी रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो गई। दूसरा मेथड है आपके पास कि या फिर आप फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दो। ठीक है, ये बॉडी है, आपने पहले इस पर फोर्स ऐसे लगाई तो बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज। आपने इस बॉडी पर अगर फोर्स ऐसे लगा दी, इस डायरेक्शन में लगा दी, तो यही बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड है जिससे हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। एक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या चेंज करके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आई बात? तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।